नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी अगर कोई बयान देते हैं तो उससे बीजेपी परेशानी में पड़ जाती है। उनको फौरन मोदी जी का अपमान याद आने लगता है। राहुल गांधी कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, उससे भी बीजेपी को तकलीफ होती है। और अब राहुल गांधी ने एक ऐसा लेख लिख लिया है, एक ऐसा उनका जो आलेख है अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में छपा है, जिसमें चुनाव की पूरी धांधली, पूरी मैच फिक्सिंग, उसका खुलासा राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग किस तरह से मिलकर पूरे चुनाव में धांधली करते हैं और किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव जो है, जिसको बीजेपी अपनी बम्पर जीत की तरह बताती है, जिसमें ये बताती है कि उसने कैसे महागठबंधन को और महाविकास अघाड़ी की सरकार को उसने धूल चटा दिया, उसने महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसको कैसे पस्त कर दिया। ये जो दावा करती है बीजेपी, वो दावा असल में कितना खोखला है और उसके पीछे कितना खेल छिपा हुआ है, कैसा गोरख धंधा चल रहा था महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान, इस सब को आज राहुल गांधी ने खुलकर विस्तार से बता दिया अंग्रेजी और हिंदी में। और अब जाहिर है देश के दूसरे अखबारों में भी, दूसरी भाषाओं में भी ये लेख पहुंच ही रहा है, जिसके बाद बीजेपी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। कटघरे में चुनाव आयोग एक बार फिर से खड़ा हो गया है और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले आपको याद होगा तो राहुल गांधी बाकायदा संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और जिसमें उन्होंने वही सारे सवाल उठाए थे, वही सारे आंकड़े उन्होंने पेश किए थे जो अभी राहुल गांधी के आलेख में दिए हुए हैं कि कैसे महाराष्ट्र में अगर 5 साल में इतने मतदाता बढ़े तो केवल 5 महीनों में इतने और मतदाता किस तरह से बढ़ गए। जितनी वयस्क आबादी है उससे कहीं ज्यादा मतदाताओं की संख्या कैसे है। अगर शाम 5 बजे तक वोटिंग का प्रतिशत इतना था तो जब फाइनल आंकड़े आए वोटिंग के तो वो इतने ज्यादा बढ़ कैसे गए। अगर इतने सारे लोगों ने वोट दिए 5 बजे के बाद तो वोटिंग फिर 6-7 बजे कैसे खत्म होती बताई जा रही है, जबकि कायदे से उसमें बहुत वक्त लगना चाहिए था। राहुल गांधी ने ऐसे बाकायदा पूरे सबूतों के साथ सारी चीजें पेश कर दी हैं। उनके जो तर्क हैं उनको काटना मुश्किल है और जहां पर तर्क नहीं चलते वहां बीजेपी को तर्कों पर उतर आती है। यही काम बीजेपी ने अब भी किया है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इस लेख का जवाब देने के लिए यही लाइन बोली जा रही है कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ की संस्थाओं पर वो उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी गड़बड़ी क्यों हुई इसकी बात नहीं करती। बीजेपी ये भी नहीं बताती कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए, आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं। तो बीजेपी की बेचैनी जो है वो समझ में आ रही है कि राहुल गांधी जहां पूरा खुलकर सब कुछ बता देते हैं कि कैसे मैच फिक्सिंग की तरह ये चुनाव में भी फिक्सिंग हो रही है और इसमें अंपायर भी बीजेपी ही चुन रही है और सारे खेल के नियम भी वही तय कर रही है। और इस तरह से राहुल गांधी ने जब पूरी बात बता दी है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो हम हारे नहीं है बल्कि बीजेपी जीती है, बेईमानी से जीती है, उसके लिए बेईमानी शब्द ही सही होगा। और इस बेईमानी में क्या चुनाव आयोग का हाथ है, अब ये तो चुनाव आयोग को ही बताना होगा, लेकिन चुनाव आयोग भी इस पर अभी तक तो चुप है। राहुल गांधी का लेख है, काफी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा देखने नहीं मिला कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई हो। और ये भी अपने आप में बड़ी एक अजीब बात है कि देश का एक सांसद, नेता प्रतिपक्ष, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो कायदे से संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को भी तुरंत ही जवाब देना चाहिए था, ताकि एक जो चेक एंड बैलेंस बना रहे, या कि अगर वो एक संवैधानिक संस्था है उस पर पारदर्शिता से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को कोई इंगित कर रहा है कि आपने यहाँ पर गलत किया, तो चुनाव आयोग को ये कम से कम इतना जवाब देकर बताना तो चाहिए था कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं, या कम से कम वो इतना ही कह सकता था कि हम इसकी जांच करेंगे या हम आपके सवालों का जवाब हम भी पॉइंट टू पॉइंट देंगे, जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने सारी चीजों को दिखाया है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। मोदी तो चुप ही रहते हैं, उनको बोलना जब होता है वो पता नहीं हाथ हिला हिला के क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कायदे से या तर्कों से जवाब देना उनको नहीं आता तो वो नहीं बोलते। लेकिन उनकी तरफ से जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो लोग सारे जो हैं इस समय उतर आए हैं मैदान में और फिर वो बोलने लगे हैं। और अब शायद देवेंद्र फडणवीस, मुझे जानकारी नहीं है अभी इस समय तक, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की बात है तो देवेंद्र फडणवीस भी इस पर कुछ कहें, क्योंकि पिछले बार जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो देवेंद्र फडणवीस फौरन ही उसका बचाव करने आ गए थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अब अभी देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के आज के आरोपों से
चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये जो आरोप लगाना है, या ये जो पूरे उन्होंने तथ्यों के साथ सारी चीजें जो प्रस्तुत कर दी हैं, इसका असर बिहार चुनाव पर किस तरह से होगा, ऐसे तमाम सवालों पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर तो हमला करते ही हैं, और उनके जो आरोप रहते हैं, हमला क्या है, वो सीधी सीधी बात करते हैं, और वो सीधी बात बीजेपी को, मोदी को बहुत चुभ जाती है, और फौरन ही उनको देश पर खतरा नजर आने लगता है। राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो सीधी बातें रहती हैं, सीधे सवाल रहते हैं, उनका जवाब बीजेपी नहीं देती। नरेंद्र सरेंडर जो है वो उदाहरण हमारे सामने है। कल फिर राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि अगर मैं गलत हूं तो बता दें, मोदी बोल दें, लेकिन वो तो मुंह से चू भी नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है। और बाद में पत्रकारों ने भी उनसे ये पूछा था कि आपने ऐसा ऐसा बयान दिया, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ तो आपका सवाल क्या है। ये राहुल गांधी ने पूछा कि मैंने ये बयान दिया, ठीक है, लेकिन आपका सवाल क्या है। ये बात है, राहुल गांधी ने इस तरह से सीधे पूछा, तो पत्रकार भी वहां पर चुप हो गए। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पूरा मीडिया भी है और संस्थाएं भी हैं, इन सब को बीजेपी की मदद तो करना है, लेकिन अब राहुल गांधी के तर्कों के आगे क्या ये सारे लोग भी एक समय के बाद अपने हाथ खड़े कर लेंगे कि मोदी जी अब हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और राहुल गांधी के जो तर्क हैं उनके आगे अब हमारे लिए मुश्किल है कि हम आपका बचाव कर सकें। क्या कहेंगे अमलेंदु? देखिए सुमित्रा जी, अभी तो मोदी जी का जलवा कायम है बीजेपी में, तो अभी बीजेपी के अंदर से कोई इस तरीके की आवाज़ें होंगी भी तो दबे छुपे होंगी, सामने खुलकर अभी नहीं आएंगी। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जिन मसलों को आज उठाया है, और उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि चरणबद्ध तरीके से बताया है कि क्या क्या तैयारियां जो थी वो चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से मिलकर की गई, और उन्होंने बाकायदा बताया है कि ये तैयारियां की गई और किस तरीके से की गई, चुनाव आयोग का उसमें क्या सहयोग रहा। और चुनाव आयोग से जब सवाल पूछे गए तो चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने साफ तौर पे राहुल गांधी ने उसने अपने लेख में लिखा है। यह भी लिखा है कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे वो क्या थे, विधानसभा के चुनाव में परिणाम किस तरीके से मैनेज किए गए, क्या ट्रिक अपनाई गई, ये भी सब लिखा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों तक से जो शुरुआत की गई, ये सारी बातें उन्होंने उसमें कही। और राहुल गांधी यही नहीं रुके हैं, बल्कि ये भी राहुल गांधी ने कहा है कि ये आगे चलकर ये वहाँ बिहार में भी इसको अपनाएंगे, और जहाँ जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ अपनाएंगे। और उन्होंने बताया कि 88,000 बूथ जो थे उन पे ये नहीं अपनाया गया। महाराष्ट्र में 12,000 उन बूथ्स पे ये ट्रिक अपनाई गई जहाँ बीजेपी बुरी तरीके से हारती थी। लोकसभा चुनाव में भी जहाँ बुरी तरीके से हारी थी, तो यानी टारगेट करके जो था ये गड़बड़ियाँ की गई, धांधियाँ की गई। और जब चुनाव आयोग से कहा गया कि आप हमको डाटा दे दीजिए और जो आपने काम कराया वो दीजिए, तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने वो कानून ही बदल दिया कि आपको सब डाटा दिया जा सकता है और उसकी रिकॉर्डिंग दी जा सकती है। तो राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल जो सुमित्रा जी उठाए हैं। अब इस बीच प्रतिक्रिया जो है सुमित्रा जी, वो चुनाव आयोग की आ गई है। अच्छा, चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी भी करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। ये चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आ गई है। बहुत सजग चुनाव आयोग सुमित्रा जी दिखाई पड़ रहा है। सुबह राहुल गांधी ने लेख लिखा और दोपहर में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। लेकिन चुनाव आयोग को पत्र लिखे जाते रहे। इंडिया गठबंधन मिलने का समय मांगता रहा लोकसभा चुनाव से पहले। 9 महीने तक इंडिया गठबंधन को मिलने का समय चुनाव आयोग ने नहीं दिया, और 9 महीने बाद जब जोर पड़ा और जब काफ़ी ज़्यादा कहा गया तो एक भद्दी सी चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग ने कह दिया आप लोग सब गलत बात करते हो, सब कुछ ठीक ठाक है।
और राहुल गांधी ने आज ये बात एक तरीके से कहा जाए अपने जो लेख है उसमें भी ये कहा है कि हमने जब चुनाव आयोग से मांग की कि आप हमको बता दीजिए, तो चुनाव आयोग ने या तो चुप्पी साध दी या फिर आक्रामक तरीके से जवाब दिया। राहुल गांधी ने ये बात कही है। और आज भी चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया है शर्मिष्ठा जी, वो राहुल गांधी के आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि एक ब्लेम गेम खेलने की कोशिश ये साफ तौर पर समझी जा सकती है। तो अगर चुनाव आयोग बहुत साफ सुथरा है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं, तो राहुल गांधी की जो मांग है कि भैया आप मतदाता सूची, फोटो सहित मतदाता सूची जो है लोकसभा चुनाव की जो थी और विधानसभा चुनाव की थी, वो आप हमको दे दीजिए। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर दिक्कत क्या है? और फिर ये कहा गया एक्सेल शीट में आप हमको दे दीजिए। आप एक्सेल शीट में नहीं देते हैं, आप उसको देते हैं पीडीएफ में, और वो भी एनकोड होती है, यानी जिसमें आप पहचान नहीं कर सकते। एक्सेल शीट में होगी तो डुप्लीकेसी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो चुनाव आयोग की जो चीज़ें हैं, चुनाव आयोग अगर कुछ छिपा नहीं रहा है और राहुल गांधी के आरोप अगर गलत हैं, तो चुनाव आयोग वो चीज़ें राहुल गांधी को या विपक्ष को क्यों नहीं दे देता जिसकी मांग की जा रही है? बहुत साफ सी बात है जी। जी बिल्कुल, बल्कि चुनाव आयोग या बीजेपी, मेरा ख्याल अभी देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान आ गया है, वो भी हम दिखाएंगे। और लेकिन ये इन लोगों के लिए तो एक सुनहरा मौका है कि राहुल गांधी ने फिर से आरोप लगाया और यहाँ राहुल गांधी को आप सिरे से गलत साबित कर दीजिए। आप दिखा दीजिए कि ये मतदाता सूची है फोटो सहित, और देखिए इसमें कहीं कोई फर्जी मतदाता नहीं जोड़े गए हैं पहले। लेकिन अमलेंदु जी, हम अपने दर्शकों को एक बार राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं। लेख तो पूरा लंबा है, लेकिन उस ट्वीट में राहुल गांधी ने बाकायदा जो 5 बिंदुओं पर अपनी बात की है। देखते राहुल गांधी की चुनाव की चोरी का पूरा खेल। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी। लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत गंभीर बात की है कि जो चुनाव अगर मैच फिक्सिंग की तरह, मतलब अगर वो पहले से उनमें नतीजे तय हैं मैच फिक्सिंग की तरह, तो ये लोकतंत्र के लिए जहर है। और यहाँ उन्होंने अमलेंदु जी एक खास बात जो ये कही है अपने ट्वीट में कि हर नागरिक को सबूतों को देखना चाहिए और सच्चाई को समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए। यानी वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरी बात पर आप सीधे सीधे भरोसा कर लो, वो यहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि आप खुद भी सबूत मांगो या आप देखो और सच्चाई को समझो। तो यहाँ ये जो राहुल गांधी का पूरा ये जो उन्होंने बताया है 5 उसमें कि पहले तो आपने चुनाव आयोग में कौन उसका संस्था का प्रमुख कौन होगा, इसके लिए भी आपने जो पैनल बनाया उसमें केवल एक विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और बाकी 2 आपके लोग, यानी वहां पहले से तय है कि प्रतिपक्ष की बात सुनी ही नहीं जाएगी। उसके बाद जो बातें हैं कि किस तरह से फर्जी मतदाता जोड़े गए, और उसमें जो उन्होंने बताया कि 2019 के चुनाव में 8.98 करोड़ वोटर थे, 24 के चुनाव में आकर वो 9.29 हो गए। तो ठीक है, 31 लाख वोटर बढ़े 5 साल में, फेयर इनफ कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिस राज्य में 5 साल में केवल 31 लाख वोटर बढ़े, उसी राज्य में 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ जाते हैं? ये तो सवाल जो है, या तो ये यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पूछा जाए और उसका जो जवाब आए तो पता चले कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब अभी भी नहीं दे रहा अमलेंदु जी। और जो आपने अभी बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का प्रतीक है, बल्कि राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी होती है। यहाँ पर चुनाव आयोग को सारी चीजों की फिक्र हो रही है कि वो कानून का अनादर हो रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधियों की बदनामी है, चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है, इतने अथक और पारदर्शी तरीके से जो काम होता है ये चुनाव आयोग को इससे बदनामी मिलती है। तो भाई आप क्यों नहीं पूरे के पूरे सारी चीजें सामने रख देते,
खुद बदनाम मत होइए, जो जो सवाल उठा रहा है आप उसको बदनाम करिए। क्या यहाँ पर चुनाव आयोग एक सुनहरा मौका खो रहा है अमलेंदु जी? बिल्कुल समिता जी, देखिए कानून का एक कहावत कही जाती है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो चुनाव आयोग को पारदर्शी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होते हुए दिखने भी चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग अपनी जगह सही है और उसका कहना है कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हुए, तो ये दिख क्यों नहीं रहे, ये बड़ा सवाल चुनाव आयोग से है। और केवल सुमित्रा जी, ये बात राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं या महाराष्ट्र के दल नहीं कह रहे हैं, इस बात को तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है, इस बात को कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर गड़बड़ियां की हैं। और सुमित्रा जी, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। और अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसके ऊपर लोकतंत्र का जो मूल एक तरीके से कहा जा सकता है कि आधार जो चुनाव है, उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी कराने की जिम्मेदारी है, अगर उसके ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगने लगेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं या बीजेपी जो कुछ कर रही है सुमित्रा जी, वो एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के होने के नाते वो कुछ भी गलत तो सीधा कर सकते हैं, चूंकि उनको सत्ता में आना है। लेकिन चुनाव आयोग अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और चुनाव आयोग अगर किसी पार्टी का एजेंट होकर काम कर रहा है, जैसा कि विपक्ष का राहुल गांधी का खुला आरोप है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी आज है, कल चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, कल चली जाएगी। राजीव कुमार कल चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चले गए। ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कल चले जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग नाम की संस्था रहेगी। और अगर इन मुख्य चुनाव आयुक्तों की या चुनाव आयुक्तों की कारगुजारियों से ये संस्था बदनाम हो रही है शर्मित्रा जी, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल, और गंभीर स्थिति है अमलेंदु जी। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक व्यक्ति जो है, एक नेता प्रतिपक्ष जो कि आवाज उठा रहा है, तो आप उस पर सलीके से जवाब देने की जगह आप वाकई ब्लेम गेम, मतलब कि तुमने हम पर 2 उंगली उठाई, हम तुम पर 4 उंगली उठा देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। और उसमें कहीं राहुल गांधी को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि आप मुझे सही बताओ या मुझे गलत बताओ। वो ये कह रहे हैं जो बातें मैंने उठाई हैं उनको आप सही या गलत आप साबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ नहीं दिख रहा। और देवेंद्र फडणवीस की भी एक चिट्ठी आई है, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि ऐसा वो उसको दोषी ठहरा रहे हैं। इधर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, उनका भी एक बयान आया है, उसमें तुहिन सिन्हा ये कहते हैं कि राहुल गांधी फिर से देश के संस्थानों की बुराई कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन बातों को कई बार साफ कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब राहुल गांधी ने अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं तो ये देश के संस्थानों की बुराई है। अब अमलेंदु जी, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना या संस्था के कामकाज पर पारदर्शी तरीके से नहीं है, उस पर सवाल उठाना, ये क्या देश के खिलाफ जाना हो गया है? ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या यही बनाना चाहते हैं मोदी? देखिए सुमित्रा जी, एक तो बीजेपी को ये बात समझनी पड़ेगी और अपने प्रवक्ताओं को भी समझाना पड़ेगा कि बीजेपी देश नहीं है और नरेंद्र मोदी देश नहीं है। ये बात बार बार बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता भूल जाते हैं। वो बीजेपी को ही देश समझने लगते हैं और उससे भी आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी को देश समझने लगते हैं। देश अलग एंटिटी है और बीजेपी एक राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल के नेता एक नरेंद्र मोदी हैं। जिस तरीके से राजनाथ सिंह हैं या गडकरी हैं, नसीब में लिखा था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनना तो बन गए। गडकरी और राजनाथ सिंह के नसीब में अभी तक नहीं बनाया तो नहीं बन पाए हैं, या अमित शाह के नसीब में नहीं लिखा है तो अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो अगर नसीब में होगा तो इसी में 2029 से पहले बन जाएंगे, चाहे अमित शाह, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे गडकरी, और नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। तो ये नसीब की बात थी। तो नरेंद्र मोदी नसीब से बन गए प्रधानमंत्री। तो और चूंकि ये संविधान है, कल ही जो है शर्मित्रा जी, जो हमारे CGI हैं, उन्होंने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जो खुद को बैकवर्ड कहते हैं और मैं जो दलित कम्युनिटी से आता हूँ, तो हम इसलिए हैं और उसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं चूंकि ये संविधान है। और सुमित्रा जी, ये संविधान इसलिए है चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आधारशिला जो है वो चुनाव है। तो चुनाव के जरिए ही संविधान भी सुरक्षित है और चुनाव के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी संविधान को
बुलडोज करना चाहती थी। 400 पार का नारा जो था वो बार बार बातें निकलकर सामने आ जाती हैं कि 400 पार होता तो किस तरीके से संविधान को ध्वस्त कर दिया जाता। तो 400 पार करने की तैयारी शर्मिष्ठा जी थी। राहुल गांधी के आरोप जैसा कहते हैं वो चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये तैयारियां थी। उसके बाद संविधान को बुलडोज किया जाना था। लेकिन इस देश की जनता ने, एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी और चुनाव आयोग की दुरभिसंधियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया। और अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की दुरभिसंधि नहीं होती तो ये कहा जा सकता है विपक्षी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी 120 से 140 सीटों पर सिमट जाती, जिसको चुनाव आयोग ने एक तरीके से बचा लिया और 240 सीटों पर ले आया गया। ये विपक्ष का कहना है, हमारा कहना नहीं, विपक्ष का अपना कहना है। अब सवाल शर्मिष्ठा जी यहाँ ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर जो है वो क्यों चुनाव आयोग के समर्थन में बोलते हैं। चुनाव आयोग अपना पक्ष रखने के लिए बहुत रहा है। चुनाव आयोग ने जैसे अब विज्ञप्ति जारी कर दिया, अभी कह दिया उसने, तो चुनाव आयोग खुद कह सकता है कुछ भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो चुनाव आयोग के समर्थन में बड़े खुलकर सामने आ चुके थे। उनका बयान आपको याद होगा, पहले चुनाव आयोग के समर्थन में आ गए थे एकदम खुलकर कि अब तो चुनाव आयोग पर भी जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं शर्मिष्ठा जी, और ये अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत खतरनाक संकेत इस लोकतंत्र के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बुलडोज करना चाहती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसकी मंशा किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज से नहीं, जब संविधान बन रहा था तब भी इनका जो वैचारिक पुरखे हैं उन्होंने इस संविधान का विरोध किया था। तो इनकी इस संविधान से शत्रुता जो है वो समझी जा सकती है। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थीं उन संवैधानिक संस्थाओं का यह दायित्व बनता है कि जिस संविधान ने ये संवैधानिक संस्थाएं बनाई उसमें बैठे हुए उन संस्थाओं के प्रमुख जो हैं वो संविधान के प्रति अपना दायित्व निभाएं, ना कि किसी दल के प्रति। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने तो किया ही था चुनाव आयोग का बचाव। और अमलेंदु जी, जब चुनाव आयोग पर सवाल उठते थे और राजीव कुमार जो उस समय के प्रमुख थे और वो कैसी कैसी शायरियां सुनाकर विपक्ष के सवालों को खारिज करते थे, ये भी हमने देखा है। और इसके बाद ज्ञानेश कुमार आए तो ये एक उम्मीद बंधी थी कि अब शायद कुछ बेहतर होगा। लेकिन अभी ऐसा देखकर कुछ बिहार चुनाव के लिए भी बहुत खास उम्मीद नहीं बन रही है, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं, जो राहुल गांधी ने जिक्र भी किया, कि या बिहार या जहां जहां भी चुनाव हारने को होती है बीजेपी, वहां वो ये खेल करती है। इस तरह की बात राहुल गांधी ने लिखी है। बहरहाल अमरिंदर जी, अभी अंग्रेजी में आया है ये इलेक्शन कमीशन का पूरा एक जो वो बिंदुवार, उसने भी अपनी सफाई दी है। हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में है लेकिन थोड़ा बहुत उसको हम समझेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लिखा है चुनाव आयोग ने। जैसे चुनाव आयोग ने लिखा है कि महाराष्ट्र में 6,40,87,588 वोटर्स जो थे वो पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 से 6 शाम 6 तक उन्होंने वोट डाले। और 50 लाख वोट्स जो हैं वो हर घंटे ऑन एन एवरेज, मतलब जो है कि हर एक घंटे में करीब करीब 58 लाख वोट पड़े हैं। और उसको देखते हुए, इसको एक एवरेज निकालते हुए ये मान रहे हैं कि 116 लाख वोटर जो हैं उन्होंने आखिरी के 2 घंटों में वोट डाले। इसका मतलब है कि 65 लाख वोटर्स जो हैं वो 2 घंटे में, therefore casting of 65 lakhs votes by election in 2 hours is much below the average hourly voting trends। मतलब ये बता रहे हैं, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि भाई अगर 6 बजे 5 बजे आपने वोटिंग बंद कर दी तो फिर कैसे इतने सारे लोगों के वोट ज्यादा आ गए। तो यहाँ उसका वो जवाब दिया है। और इसी तरह से वो और भी अलग अलग बिंदुओं पर इन्होंने ये कहा है। उधर जो जैसा आपने पहले बताया कि ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो आरोप हैं ये निराधार हैं और कानून के शासन का अपमान है। और हमने 24 दिसंबर 2024 को ही सारे तथ्य जो है वो सामने रख दिए थे। लेकिन अमलेंदु जी, उसके बाद भी अगर उन तथ्यों से मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है या समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है, मेरा ख्याल है बीजेपी ने भी इसी तरह का, वो बीजू जनता दल, उसने भी सवाल उठाए थे कि ओडिशा चुनाव में इसी तरह की धांधली हुई है। अगर अलग अलग दल इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अगले साल, अभी तो बिहार चुनाव है, अगले साल केरल है, फिर असम है, बंगाल है, तो ये सारे राज्य, ठीक है असम में तो आपकी सरकार है, फिर से बन जाएगी, कोई हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बंगाल और केरल 2 जगहों पर जहां की बीजेपी बहुत हाथ पैर मार रही है खुद आने के लिए, ऐसे सब राज्यों में क्या और खतरा बढ़ रहा है? मतलब ये लोकतंत्र को खत्म करके पूरा वन पार्टी, जो एक पार्टी एक मतलब राज्य राष्ट्र, यही बनाना चाहते हैं मोदी। क्या इसी दिशा में सब लोग बढ़ रहे हैं अब? बिल्कुल सुमित्रा जी, देखिए ये मंशा तो उनकी
किसी से छुपी नहीं है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं इस दिशा में। जिस तरीके से राज्यों की सत्ता हासिल की जा रही है तमाम कायदे कानून नियम और नैतिकता को ताक पर रखकर, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बहुत ज़्यादा भूखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि साहब वो शी जिनपिंग या पुतिन के रास्ते पर बढ़ के जो चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी सामने देखी जा सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आज जो सफाई दी है समिता जी, यही चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले भी सफाई दी थी और खुद कह भी रहा है चुनाव आयोग कि भाई हमने 24 दिसंबर 2024 को ही वो इन आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया था, वही फिर दोहरा दिया है चुनाव आयोग ने। तो कोई नई बात चुनाव आयोग ने इस पर नहीं कही है, लेकिन राहुल गांधी ने सबूतों के साथ अपनी बात रखी है। बताया है कि जैसे कामकी लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया है कि भाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक 1.3 लाख वोट मिले उस विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट जितने ही रहे, बीजेपी के 75,000 वोट बढ़ गए। तो ये कौन सा गणित है भाई कि 75,000 वोट बढ़ गए। फिर उन्होंने बताया कि 88,000 बूथ्स पर जो था वो नहीं हुआ, लेकिन 12,000 उन बूथ्स पर जहां बीजेपी हारती है वहां हर बूथ पर लगभग 600 वोट बढ़ा दिए गए। और जो डिफरेंस है शर्मित्रा जी, जो वोटिंग हुई है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5:58 तक जो है वो लगभग 58% वोटिंग हुई और सुबह मालूम पड़ा कि ये 66% वोटिंग हो गई। तो ये जिस तरीके से वोटिंग हुई, उसके बाद फिर वो 70 के आसपास जो भी बताने राहुल गांधी पहुंची है, तो इसका आपके पास क्या डाटा। और ये मुकदमा शर्मित्रा जी बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर ने वो याचिका दाखिल की है, उस पर उन्होंने सुनवाई हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव को आदेश दिया है कि आप वो टोकन दीजिए जो 5:59 के बाद उन मतदाताओं को दिए गए जो लाइन में लगे हुए थे। चूंकि शर्मित्रा जी 5:58 के बाद अगर कोई लाइन में लगा है तो उसको फिर वो टोकन दिया जाता है। तो आप बताइए आपने किन किन को वो टोकन दिया। इसी से ये घपला सब पकड़ में आ जाएगा और अभी तक वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो ये घपले जो हुए हैं, तो अब इन घपलों के सबूत हैं बाकायदा। और अगर चुनाव आयोग के पास सबूत है कि ऐसा नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग को अपने सबूत रखने चाहिए और जो विपक्ष मांग कर रहा है उसको दे दिया जाए। अब मायावती जी इंडिया गठबंधन में तो नहीं है, कि मायावती जी भी कह रही है ईवीएम में गड़बड़ी हुई। बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन में तो नहीं है, वो भी कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो भी कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो यानी अधिकांश विपक्षी वो कह रहा। अच्छा, जो एनडीए में शामिल है चंद्रबाबू नायडू, वो भी कह चुके हैं 2019 में कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो जो सत्तारूढ़ दल हैं उसमें शामिल लोग भी अगर कह रहे हैं, यही अजीत पवार, इन्होंने राज ठाकरे के साथ मिलकर जो थी ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ईवीएम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, वो आपके साथ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, यानी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। तो ये सवाल कोई बेमानी नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी ईवीएम को लेकर शर्मित्रा जी, तो आपको याद होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मी लॉर्ड, आपने चूंकि आपको भी ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं है, तो आपने ही इसमें वीवीपैट लगाने का आदेश दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग की इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो ये भरोसे का सवाल है, भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं रहा है, तो चुनाव आयोग भरोसा कैसे कायम करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, और ये जो देवेंद्र फडणवीस का हम देख रहे थे कि अगर हिंदी में उनका मिल जाता, लेकिन हिंदी में नहीं आया, अंग्रेजी में जो है उनका वो हम बता दें। बाइट आ गई है जी, बाइट आ गई है, तो हम वो बाइट भी जी सुना देते हैं, और अगर है अभी हमारे पास तो उसको सुना देते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव को लेकर डर भी है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे अमरेंद्र जी, और कितना ज्यादा ये लोग जमीन पर उतारना चाहते हैं राहुल गांधी को? मतलब जिस आदमी पूरा भारत पैदल नाप दिया, उसको ये बोल रहे हैं कि ये जमीन पर नहीं उतरता, झूठ बोलता है, और फिर ये कि ये मतदाताओं का अपमान। ये मतदाताओं का अपमान कैसे है? अगर राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष होने चाहिए और
उसमें कहीं कोई ऐसी धांधली नहीं होनी चाहिए, वरना ये लोकतंत्र के लिए जहर है। तो यहाँ पर मतदाताओं का अपमान किस तरह से हो गया? देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं, जो फर्जी मतदाता हैं उनका तो अपमान है ही सुमित्रा जी। जो मतदाता एग्जिस्ट नहीं करते, 40 लाख मतदाता जिनके बारे में संजय राउत ने कहा था कि 40 लाख मतदाता जो थे ये महाराष्ट्र में थे, अब ये दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से बिहार चले जाएंगे, बिहार से बंगाल जाएंगे और फिर यूपी आ जाएंगे। तो उन 40 लाख फर्जी मतदाताओं का तो अपमान है ही ये निश्चित तौर पर, कि उन्हीं के दम पे सरकार बनी है। राहुल गांधी यही बात तो कह रहे हैं कि भाई 12,000 बूथ्स पे आपने, हर बूथ पे 600 के आसपास आपने वोट बढ़ा लिए, और वही इतने ही वोट जो है वो आपने जो बढ़ा लिए शाम 5:58 के बाद। तो इसी के बल पे आपने जो है चुनाव कब्जा कर लिया। तो अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने पहले से हार मान ली है बिहार में, और इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया है कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले हार मान ली है। चुनाव से पहले हार नहीं मान ली है, सतर्क किया है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग मिलकर जो गड़बड़ियां करेंगे, इतना वोटों से भर देना कि वो गड़बड़ियां भी जो है वो काम नहीं दे पाए। ये राहुल गांधी ने सचेत किया है जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर वोट करना, ताकि ये गड़बड़ियां जो करने की इनकी फिराक है वो पूरी नहीं होने पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेचैन समझी जा सकती है सुमित्रा जी, और उसका कारण है कि अगर विपक्ष अभी से इतना सक्रिय है और सजग है तो बिहार में इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम होंगे और जनता को जागरूक किया जाएगा। और जनता अगर उसके खड़ी हो जाती है सुमित्रा जी, फिर चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे वो सरकारी तोपें हों, ये कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि जनता जब खड़ी हो जाती है तो जनता अगर इस बेईमानी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो फिर स्थितियाँ बहुत बेकाबू हो जाएंगी। ये चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए सुमित्रा जी। जी अमलेंदु जी, और हम लोगों के सामने तो महाराष्ट्र, उसके पहले हरियाणा, और उसके पहले जो हरियाणा चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था वो तो सभी ने देखा है, और जिसमें अनिल मसीह जो जिनको पूरी वो साइन करते हुए दिख रहे, वो वोटर जो लिस्ट है उसको वो गड़बड़ करते हुए दिख रहे हैं, और उसको लेकर जिस तरह से खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोकतंत्र की हत्या है, उसके बाद भी बीजेपी की यह बेशर्मी है या उसका ये एक दुस्साहस है कि वो अभी भी नेता प्रतिपक्ष पर ही सवाल उठा रही है कि आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात अमलेंदु जी, अगर राहुल गांधी यहाँ पर बिहार में हार स्वीकार कर चुके हैं तो ये तो बीजेपी के लिए खुश होने वाली बात रहती। यहाँ पर बीजेपी परेशान क्यों हो रही है? क्या उसको ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से ये जो धांधली का खेल खुलता जा रहा है, और अभी चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इस समय पर ये जो लेख लिखा है, अगर राहुल गांधी बिहार चुनाव के ठीक पहले या बाद में लिखते कि नतीजे आ गए और ये ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो लेख लिखते, तब तो समझ में आता। अभी तो कोई चुनाव का वक्त नहीं है, और राहुल गांधी का ये जो लेख है, क्या ये टाइमिंग जो है ये बीजेपी को समझ में नहीं आई और इसीलिए ज्यादा परेशान हो रही है बीजेपी? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, बीजेपी को टाइमिंग समझ में नहीं आई, और बीजेपी को लगा था कि भाई थोड़े समय हल्ला मचाने के बाद विपक्ष अब खामोश हो गया और महाराष्ट्र की बात भूल जाएगा, और महाराष्ट्र का जो कहा जाए जो मॉडल है वो बिहार में अपनाया जाएगा। एक तो सुमित्रा जी, महाराष्ट्र के मॉडल को लेकर बड़ी बातें जो होती हैं, नीतीश कुमार भी महाराष्ट्र का मॉडल नहीं चाहते हैं, और दूसरा मॉडल है महाराष्ट्र का, वो है एकनाथ शिंदे वाला मॉडल। तो नीतीश कुमार भी एकनाथ शिंदे बनना नहीं चाहते हैं, तो नीतीश कुमार भी महाराष्ट्र मॉडल नहीं चाहते। जो देवेंद्र फडणवीस साहब जो समझा रहे हैं, तो पहले देवेंद्र फडणवीस समझें। और अभी जो खबरें आ रही हैं सुमित्रा जी, वो ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को दबा लिया है, और बीजेपी इस बात पर तैयार हो गई है कि 103 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 102 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। ये खबरें आ रही हैं। अगर ऐसी खबरें हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना जो बता रहे थे विजय कुमार सिन्हा, वो तो वैसे ही खत्म हो गया। सरकार अगर बनती भी है एनडीए की, तो भी नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बीजेपी का नहीं बनेगा। तो अब सम्राट चौधरी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी रखें, फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें बीजेपी के तमाम लोग, अगर ऐसा ही है। ये है। दूसरी बात सुमित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार जो है 102 सीटों पर लड़ रहे हैं और 103 पे बीजेपी लड़ रही है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र मॉडल क्यों अपनाएगी चुनाव वाला बिहार में? ये भी बहुत सारे सवाल हैं। तो बीजेपी परेशान निश्चित तौर पे हो रही है कि कई तरफ से दबाव है। और सबसे बड़ी बात सुमित्रा जी है कि इस मसले पर पूरा विपक्ष एक तरीके से साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे मायावती जी हों, चाहे जगनमोहन रेड्डी हों, और चाहे सुमित्रा जी वो बीजू जनता दल हो, ये सब जो है वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन तो इस मसले पर एकजुट है ही, लेकिन बाकी दल जो है वो भी इस पर एकजुट है। तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसे समय पे, जिस समय चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, गठबंधन की बातें होती हैं,
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मसले पर यह लेख लिखकर यह बता दिया है कि महाराष्ट्र को हम भूलने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो कर चुके हैं, अगर वही मॉडल उन्होंने बिहार में अपनाने की कोशिश की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये राहुल गांधी ने एक तरीके से चेतावनी और संकेत दोनों दिए हैं शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी की चेतावनी जहां आती है, राहुल गांधी का कोई बयान आता है, उनका लेख आ जाता है, उनका भाषण आ जाता है, उनका कोई ट्वीट आता है, उनका कोई वीडियो आता है, गरज है कि राहुल गांधी कुछ भी करते हैं तो उससे बीजेपी को परेशानी होती है। और जो सम्राट चौधरी के बयान का आपने जिक्र किया, सम्राट चौधरी ने अब ये भी बोल दिया है कि इट इज नेचुरल फॉर अ पर्सन हु लूजेस टू से सच थिंग्स। जो आदमी हारता है वो इस तरह की बातें करता है, और अगर किसी को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए और इस सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए। मतलब ये लोग राहुल गांधी को बाहर हटाने के लिए किस हद तक लालायित हैं और कितना ज्यादा चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनावी परिदृश्य में, सियासी परिदृश्य में कहीं दिखाई न दे। ये इनकी दिली तमन्ना है, लेकिन राहुल गांधी इनकी तमन्ना पूरी नहीं कर रहे, बल्कि हर बार नए नए मुद्दे लेकर या जो पुराने मुद्दे जिन पर जवाब नहीं मिला है उनको लेकर वो सामने आ रहे हैं, और उसमें धांधलियों की पोल जो है वो अलग अलग तरीके से खुल रही है। अभी चुनाव आयोग कटघरे में है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी सफाई पेश कर रही है उसने खुद को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। तो आगे क्या होता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं अमलिंदु जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।